आज का यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो 2024 में क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का आज का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा लिखा गया है और एकदम काफी इंपॉर्टेंट है। और इतना गारंटी रखिए कि इससे बाहर आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आप लोग इन सभी को टिक कर लेंगे, जिनको पीडीएफ क्लास में मिल गया है वो अपना यहाँ से आंसर मिला लेंगे और याद करके भी क्लास में आना है। बाकी आज हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन है? तो ऑक्सीकारक की परिभाषा हम क्लास में लिखवा दिए थे, तो इसमें ऑक्सीकारक हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन सब में ऑक्सीकारक है और कुछ हद तक इन तीनों को भी हम ऑक्सीकारक कह सकते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा साइज। इन तीनों को हम ऑक्सीकारक कह सकते हैं, जिसमें इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S है और ऑक्सीजन, ये तीनों को ऑक्सीकारक कह सकते हैं। लेकिन आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक। आगे है 2 नंबर में कि 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करके 2CuO बनाया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोगों को भी ये पता होगा कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है उसे ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऑक्सीकारक ऑप्शन में नहीं होता तो ये आंसर हो जाता संयोजन अभिक्रिया का, क्योंकि संयोजन में भी दूठो जुटता है। लेकिन इसमें संयोजन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ऑक्सीकारक है, तो इसका आंसर ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण ही होगा, ऑक्सीकारक नहीं ऑक्सीकरण ही होगा। तीसरा है कि CaCO3, CaCO3 अभिक्रिया होता है तो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया हो जाएगा आपको वियोजन। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसमें भी एक बड़ा यौगिक है, इसके टूटने से दो ठो यौगिक का निर्माण हो गया, तो ये हो जाएगा आपको वियोजन अभिक्रिया। ठीक। चौथा क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। चौथा में दिया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। श्वसन को श्वसन को क्या कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। पांचवा है, एक सेकंड का वेट कीजिए। हाँ, 5 में है कि CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 अभिक्रिया करता है तो Cu और H2O बनाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें देखिएगा थोड़ा सा कि कॉपर यहाँ पे है, Cu अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं हाइड्रोजन के साथ कर रहा है और Cu अलग हो जा रहा है। क्या अलग हो जा रहा है? Cu, मतलब इसमें से CuO में से Cu अलग हो गया और ऑक्सीजन इस वाले में आके जुट गया, यानी H2O बन गया। तो ये क्या कर रहा है, एक ठो को विस्थापित कर दे रहा है, मतलब एक ठो को अलग कर दे रहा है। तो इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोगों को एकल विस्थापन ऑप्शन में नहीं है, उसी का दूसरा नाम विस्थापन होता है, तो विस्थापन इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, मतलब कह रहा है कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा में दिया है हाइड्रोजन का वियोग, ये भी बिल्कुल सही है। या तो ऑक्सीजन जुट जाए और नहीं तो हाइड्रोजन निकल जाए, तो वही दोनों चीजें, ऑक्सीजन जुट जाए ये भी सही, और नहीं तो हाइड्रोजन निकल जाए ये भी सही, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये भी सही, इलेक्ट्रॉन का त्याग ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक। 7 नंबर है कि शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो शाक सब्जियों का कंपोस्ट कंपोस्ट के रूप में बनना या किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और जिनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं पता है उनके लिए दिक्कत होगा, तो आप लोग ये सभी हम चीज करा दिए हैं, वहां से भी आप लोग देख लेंगे। आगे है 8 नंबर में कि जेड प्लस CuSO4, देखिए जेड है और CuSO4 है, अभिक्रिया करता है तो जेड अभिक्रिया कर लेता है SO4 के साथ और कॉपर को अलग कर देता है। SO4 के साथ ही अभिक्रिया कर लिया और कॉपर को अलग कर दिया, मतलब फिर एक ठो को अलग कर दिया। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल ऑप्शन में नहीं है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर की विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर में कि विस्थापन अभिक्रिया। आगे है 9 नंबर कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। उत्पन्न आग की लौ किस कलर की होती है?
तो हल्की उजली यानी कि चमकीली और उजली होती है। व्हाइट कलर की इसमें रोशनी निकलती है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो ठीक। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन कि Na2SO4, देखिए Na2SO4 BaCl2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, BaCl2 के साथ। तो इसमें देखिए Ba, इसका तो Ba हो गया, Ba यहाँ पे आ गया, और इसका SO4 मतलब ये वाला इसके साथ अभिक्रिया कर लिया, और ये सोडियम किसके साथ अभिक्रिया कर लिया, Cl2 के साथ, यानी कि NaCl बन गया, और 2 आगे आ गया तो संतुलित भी हो गया। देखिए Ba हो गया इसके साथ, और ये वाला हो गया इसके साथ, मतलब दोनों आपस में आदान प्रदान कर लिया। इससे पहले इस सब में होता था कि सिर्फ एक को आदान प्रदान करता था, जैसे में Zn में SO4 लग गया, यहाँ पे सिर्फ एक आया, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों Na आ गया Cl2 के साथ, और Ba आ गया SO4 के साथ, तो 2 बार विस्थापन हो गया, तो इसे कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे है 11 नंबर में कि Fe प्लस CuSO4, Fe अकेले है, CuSO4 के साथ अभिक्रिया किया तो कॉपर को अलग कर दिया। सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, और ऐसा एग्जाम में भी आएगा। आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा, ये हमारी गारंटी है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और जितना ही वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का सबको देख लेना है एक बार। यहाँ से देखिए अकेले है लोहा, इसके साथ अभिक्रिया किया तो कॉपर को अलग कर दिया, और SO4 के साथ अपना अभिक्रिया कर लिया, यानी FeSO4 बना लिया। तो सिर्फ ही एक बार अभिक्रिया किया, लेकिन इसमें ई वाला इसके साथ कर लिया और ई वाला इसके साथ कर लिया, तो इसमें 2 बार अभिक्रिया हुआ, लेकिन इसमें सिर्फ एक बार ही हो रहा है, तो इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। सिर्फ इसको विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, और ऑप्शन में आपको विस्थापन अभिक्रिया दिया ही नहीं है, विस्थापन दिया ही नहीं है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण, क्योंकि अवक्षेप के रूप में अलग हो जा रहा है। या तो अवक्षेपण कहिए, और नहीं तो इसको विस्थापन। अगर ये ऑप्शन में ना रहता तो इसका सही आंसर हो जाता विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन वो नहीं है, तो इसमें अवक्षेपण ही करके आगे निकलना पड़ेगा। ठीक। आगे है 12 नंबर में कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहा जाता है, मतलब जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, तो उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ये उपचयन का डिफिनीशन ही दे दिया है एक तरह से, तो उपचयन अभिक्रिया इसको कहा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, यानी कि जो रिएक्शन होता है इसमें, इसके लेफ्ट साइड के पदार्थ को अभिकारक कहा जाएगा, और राइट साइड जो भी बनेगा उसे प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिफल। तो ये कह रहा है कि भाग लेने वाले, तो इधर वाले भाग लेते हैं और इधर वाले बनते हैं, तो भाग लेने वाले को क्या कहा जाएगा, अभिकारक, और जो बनेगा उसको प्रतिफल कहा जाएगा। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, मतलब इसमें कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवक्षेपण जो है ना ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अवकरण है। 1 नंबर क्वेश्चन में था, पीछे करके देखिएगा, कौन ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक में उसमें ऑक्सीजन हुआ था, और हम बताए थे कि ये तीनों उसमें हो सकता है, वहां भी हमने बताया था कि ये ऑक्सीकारक में हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है अवकरण, तो अवकरण का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, अवकरण का आंसर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। 16 नंबर में देखिए, 16 में है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है, तो इसका आंसर होगा जेड। अब ये पहचानिएगा कैसे, कौन क्षारक है। पहचानने का तरीका होता है, जिसमें धातु है वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, यानी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कई बार हमने बताया है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो देखिए इसमें जेड है ना, यानी कि जिंक एक धातु है, तो ये गारंटी है कि ये क्षार ही होगा। और इसमें एस आ गया, ये धातु नहीं है, तो ये गलत है। इसमें सी है, ई भी धातु नहीं है, ई भी गलत है। ई एन हो गया, ई भी गलत है, क्योंकि ये धातु नहीं है। इस सब का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए कि ये सब धातु नहीं है। धातु कौन है, जेड है, यानी कि जिंक एक धातु है, इसलिए इसका इसका कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा इसका गुण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 में है जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आगे है 18 नंबर में कि तनु HCl का पीएच मान कितना होता है, तो तनु HCl का पीएच मान आपको 0 होता है, या तो 0 ऑप्शन में हो जाए, नहीं तो 1 से कम, 1 से कम आपको दिख जाए तो कर देना है आंसर। तो यहाँ 0 है तो 0 आंसर हम करके निकल जाएंगे। ठीक। आगे है 19 नंबर में कि लिटमस लिटमस विलयन
बैगनी रंजक होता है, मतलब लिटमस का जो विलयन होता है वो बैगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकलता है? तो ये निकलता है लाइकेन। ये किससे निकलता है? ये लाइकेन से निकलता है। इसको आप लोग को याद रखना है, ये बुक में भी आपको दिया है और इसको याद भी रखना है कि लाइकेन से निकलता है। आगे है 20 नंबर में कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, इसको पाउडर कहिए या सोडा कहिए एक ही बात है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है? और सूत्र जो भी बुक में आपको दिया है वो जरूर एक तो एग्जाम में रहेगा, तो सूत्र यहाँ से भी आप लोगों को देख लेना है। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या हो जाएगा? तो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग पाउडर। ठीक। आगे है 21 नंबर में कि इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो एकदम इजी है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसका पीएच 1 है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। इससे भी कम रहता जीरो वाला तो जीरो वाला आंसर हो जाता, लेकिन एक है तो एक हमारा आंसर। ठीक। आगे है 22 नंबर में, 22 में है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। यहाँ देखिए इससे पीछे दिया था कि बेकिंग पाउडर, और यहाँ दे दिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। और ये सूत्र आपको याद रखने हैं, जितने भी अभी हम सूत्र कराएंगे 10 ठो करीबन, उसमें से आपको 2 ठो अभी हो गया, और इन सबको याद रखना है। फिर से कहेंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक। यहाँ पे अब चलिए 23 नंबर, 23 में दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन उस पेज पे है, हम आपको आंसर यही लिखवा दे रहे हैं, H2SO4, H2SO और यहाँ पे हो जाएगा 4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? H2SO4। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन है उसका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, H2SO4। आगे है 24 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? कह रहा है क्षारक। क्षारक मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक, तो 7 से अधिक कौन है? ये तो गलत हो जाएगा, 2 है। ये 7 है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। 6 है, ये भी गलत। आंसर हमारा हो जाएगा 13। अगर 13 की जगह पे 7 से अधिक में कुछ और रहता तो कुछ और आंसर हो जाता है, बस 7 से अधिक होना चाहिए। ठीक। आगे है 25 नंबर कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो देखिए अभी 7 वहां बताए थे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ चुका है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आंसर में हो जाएगा 7। आगे है 26 नंबर में कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग, किस विलयन का उपयोग दीवारों में सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए CaOH का होल टॉय, CaOH के होल टॉय का उपयोग किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, CaOH का होल टॉय। ठीक। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? देखिए 2 बार ये रिपीट हो गया, पीछे भी आया था और यहाँ पे भी आ गया। तो CaOH का होल टॉय, बुझा हुआ चूना, इसको ही याद रखिएगा, ये भी वही है, CaOH का होल टॉय और ये भी CaOH का होल टॉय। करीबन ये 3 बार क्वेश्चन इसमें आ चुका है, तो इसको आप लोग को तो याद रखना ही रखना है। ठीक। 28 नंबर में है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत मतलब कह रहा है कि किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो टमाटर में। आगे है 29 नंबर कि एक्वारेजिया मिश्रण में, एक्वारेजिया का परिभाषा भी हम लिखवाए हैं, उसी से क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या है? तो HCl और HNO3 का अनुपात हो जाएगा 3:1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। आगे चलेंगे 30 नंबर में कि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। कई बार 2 नंबर में भी पूछा है कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि को बताएं। ठीक। तो वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ पे CaOCl2 इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक। आगे है 31 नंबर में, आगे है इसमें 31 नंबर में कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर रहा है, ये देखना है कि लाल को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला आपको करता है क्षार, लाल विलियन को नीला कर देता है क्षार, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। तो 7 से अधिक वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। आगे है 32 में कि निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है मतलब इसमें से कौन सा सूत्र सही है? तो इसमें से सूत्र हो जाएगा
3 10 10 ओ ये आगे भी आएगा, इसका जस्ट अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ये किसका सूत्र है, तो वहां से हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, 33 नंबर में है कि जल का पीएच मान होता है, जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का कह रहा है तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। 34 है कि हमारा शरीर कितने पीएच पारस के बीच कार्य करता है, कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 8, 7 से 7.8, आंसर हो जाएगा 7 से 7.8, इसको भी याद रखिएगा। आगे है 35 नंबर में कि संगमरमर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, CaCO3, संगमरमर का सूत्र याद रखना है कि CaCO3। आगे है 36 नंबर में, 36 में दिया है कि मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं ज्वलन होता है, यह अम्ल है। मतलब नॉर्मली कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल, तो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, और मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसी का दूसरा नाम फार्मिक अम्ल भी होता है, तो याद रखना है मेथेनोइक का दूसरा नाम फार्मिक अम्ल भी होता है। 37 नंबर में है कि जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको नेक्स्ट पेज में ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन है, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन है यहाँ पे कि CaSO4 हाफ H2O, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो ये वाला तो हो जाएगा गलत। यहाँ पे CaSO4 2H2O, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें जिप्सम का क्या सूत्र होता है, तो CaSO4 2H2O। आगे है 38 नंबर में कि निम्न में से कौन लवण है, कौन लवण है, तो लवण है K2SO4, इसमें से कौन लवण है, K2SO4, HCl तो अम्ल हो गया और ये भस्म हो जाएगा, NaOH भस्म हो जाएगा, तो लवण है हमारा K2SO4, तो आंसर हो जाएगा हमारा K2SO4। आगे है 39 नंबर में कि टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। ठीक, 40 में दिया है कि टार्टरिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो ये हम लिखवाए भी थे कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इमली। ठीक, आगे है 41 नंबर में कि अम्ल का पीएच मान, देखिए एकदम इजी इजी क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान हो जाता है आपको 7 से कम, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक, आगे है 42 नंबर, देखिए सेम पीछे जो हम बताए थे कि एक सूत्र आएगा वो आ गया यहाँ पे। 42 नंबर में है कि धोबिया सोडा, धोबिया सोडा को धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O, H नहीं Na2CO3 10H2O। ये पीछे अभी क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सही है, तो यही वाला सही था वहां पे, और हम वहां पे बोले थे कि आपको आएगा एक क्वेश्चन, और यहाँ पे आ गया कि धोबिया सोडा यानी वॉशिंग सोडा किसका सूत्र है, मतलब वॉशिंग सोडा का क्या सूत्र है, तो ये हो गया आपको सूत्र। आगे है 43 नंबर 43 कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे भी जस्ट अभी हम बताए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यहाँ पे भी आपको आ गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, और एकदम VVI है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक नंबर के लिए कि CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। आगे है 44 नंबर में, 44 में है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, मतलब प्राकृतिक सूचक कौन है, तो केमिस्ट्री का जब आप बुक निकालिएगा भारतीय भवन पब्लिकेशन का, तो उसमें टेबल बना के दिया है प्राकृतिक सूचक, तो वहां पे भी आप देख लीजिएगा, वैसे हम लिखवाए भी थे, तो इसे प्राकृतिक सूचक हो जाएगा हल्दी, प्राकृतिक सूचक क्या हो जाएगा, हल्दी। आगे 45 नंबर में है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो लवण, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना तो मुझे लग रहा है 4 बार आ गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 बार आ गया, तो इसको काट दीजिए, एकदम एकदम काट देना है कि बुझा हुआ चूना, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा COH का होल ट्वाइस, बहुत 4 बार इसी क्वेश्चन में ये आ गया। ठीक ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है बुझा हुआ चूना, उसको याद रखिएगा। आगे है 47 नंबर कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फार्मिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 48 नंबर कि अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान, मतलब कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के पीएच मान कितना होता है, तो ऐसे एग्जैक्ट मान होता है 5.6, लेकिन कभी बदलता भी है कभी बढ़ता भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6 से कम, बढ़ता नहीं है घट भले सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6 से कम, सही आंसर हो जाएगा 5.6 से कम, लगभग 5 से 5.5 के बीच में इसका होता है, लेकिन बुक में 5.6 दिया है, और इसका लेकिन सही आंसर हो जाएगा 5.6 से कम, तो आप अगर ऑप्शन में 5.6 न रहे तब आपको 5.6 कर देना है, मतलब कम न रहे 5.6
कर देना है, ठीक। बाकी ऐसा ऑप्शन रहेगा तो उसमें 5.6 से कम इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 49 नंबर, लोहे पर जंग जिंक लेपित करने की क्रिया कहलाती है। मतलब लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। 2 नंबर के लिए भी हम लिखवाए थे कि गैल्वेनीकरण क्या है, तो वहां से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आगे है 50 नंबर में कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अभी जस्ट क्वेश्चन था जिंक वाला, जिसमें पहचानना था कि कौन क्षारीय है, तो उसमें जिंक था। पीछे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो धातु के ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे? क्षारीय। तो हम वहां पे भी ऐसे ही पहचाने थे कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जिससे जिसमें धातु दिख गया जिस सूत्र में, वो हो जाता है क्षारीय। तो यहाँ पे भी आंसर कर लीजिए क्षारीय, और वहां पे भी आप समझ गए होंगे। नीचे दिया है कि निम्न में कौन अम्ल है? तो H2SO4 सबको पता है कि ये एक अम्ल होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का ही सूत्र है। तो देख के ही आंसर कर लेना है आपको, ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन क्षारीय है? देखिए फिर धातु वाले से ही आंसर हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड यहाँ पे है, क्षारीय होते हैं। और यहाँ पे भी जस्ट क्वेश्चन है 52 नंबर में कि निम्न में कौन क्षारीय है, तो जो धातु आपको होगा वही आपको आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो कमरे के ताप पर द्रव वाले क्वेश्चन में ज्यादातर देता है ये धातु और अधातु में, कि निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है, और नहीं तो देगा निम्न में से कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव है। लेकिन एक अलग ही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि नहीं धातु ऑप्शन में है, नहीं अधातु ऑप्शन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा आंसर। आगे है 55 नंबर में कि नीला थोथा, जिसे तुतिया भी कहा जाता है, इसको तुतिया भी कहा जाता है, का सूत्र क्या है? तो नीले थोथे का सूत्र होता है आपको CuSO4, CuSO2 हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए 4, CuSO4 और 5H2O, CuSO4 और 5H2O। तो नीला थोथा का क्या सूत्र होता है? CuSO4 5H2O, नीला थोथा, ठीक। आगे है 56 नंबर में, 56 नंबर, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ देखिए, यहाँ पे 56 में है कि 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन लवण है? निम्न में कौन लवण है? तो NaCl एक लवण होता है, ठीक। HCl अम्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? भस्म हो जाएगा। NaOH क्या हो जाएगा? भस्म। ये भी क्या हो जाएगा? भस्म। जिसके लास्ट में OH लग गया वो होते हैं भस्म। तो ये भी भस्म, ये भी भस्म, और ये वाला हो जाएगा अम्ल, और NaCl क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा, ठीक। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड आपको होता है श्वेत कलर का, श्वेत कलर यानी व्हाइट कलर का। आगे 58 में है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट जो है ना लोहा, यानी कि Fe का अयस्क है हेमाटाइट। आगे है 59 नंबर में कि निम्न में कौन उपधातु है? निम्न में कौन उपधातु है? तो इसमें तो ये लोहा तो धातु हो जाएगा, कॉपर भी धातु, निकेल भी आंसर नहीं होगा। उपधातु का है, तो उपधातु एसबी क्या है? उपधातु, ठीक। आगे है 60 में है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी भी यही है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं और अधातु के कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, लेकिन रहता अगर धातु तो उसका होता है क्षारीय। यहाँ पे धातु नहीं अधातु है, तो अम्लीय आंसर सही है। आगे है 61 नंबर में कि किरोसिन के तेल यहाँ से ठीक है। ये भी कि किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? तो किरोसिन में डुबाकर सोडियम और पोटेशियम दोनों को रखा जाता है, लेकिन जो पहले है उसी को हम लोग आंसर करके निकल जाएंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ये 2 नंबर के लिए आता है, और ये हमने क्वेश्चन लिखवा रखा है, ठीक। तो वहां से भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? इसमें अब बताना है कौन आयनिक। ये हुआ अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ही इसको बहुत से लड़के खाली रट के याद रखते हैं, आप लोगों को समझ के याद करना है। कह रहा है कौन आयनिक है, मतलब किस पे आयन है? तो जिसके यानी जिस फार्मूला में, ये फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, और ये भी फार्मूला है। जिस फार्मूला में पहले धातु हो और उसके बाद अधातु हो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें खोजिए किसके पहले धातु है। तो ये हाइड्रोजन तो एक गैस है, तो ये गलत हो गया। ये कार्बन भी अधातु है, तो ये भी गलत हो गया। ये के यानी कि पोटेशियम, के यानी कि
पोटेशियम एक धातु है और इसके बाद Cl क्लोरीन एक गैस यानी कि अधातु है। तो ये हमारा आंसर पूरी तरह से सही है कि KCl का आयनिक यौगिक होता है, मतलब KCl एक आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल है। बाकी यहाँ पे भी C है तो ये भी धातु नहीं है, तो ये भी गलत है। जिसके पहले धातु और बाद में अधातु उसको आयनिक यौगिक बोला जाता है। ये एकदम गारंटी दे रहे हैं कि बहुत से लड़कों को नहीं पता रहता है, वो सिर्फ रट के याद रखते हैं। आपको लेकिन समझ के याद करना है कि जिसमें धातु और बाद में अधातु वही होगा हमारा आयनिक, वही होगा आयनिक। आगे है 63 नंबर में। 63 में है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। इसका आंसर क्या होगा? 2:1। आगे है 64 नंबर में। 64 में क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है, मतलब वायुमंडल में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो 0.03%। 0.03% गैस की मात्रा है। कभी कभी पूछ देता है कि भूपर पट्टी में कितने कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन की मात्रा पूछता है भूपर पट्टी में, तो अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे है 65 नंबर। 65 में है कि सोडियम की संयोजकता। सोडियम की संयोजकता 1 होती है। इसका इलेक्ट्रॉन, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, इसके परमाणु संख्या होते हैं 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 यानी पहले वाले में 2 हो जाएगा और दूसरे वाले में 2s2 और 2p6 यानी दूसरे में हो जाएंगे 8। तो 2 8 10 हो गया और तीसरे कक्षा में रह जाएंगे 1। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, अंत देखिए यहाँ पे 1 हो गया है अंतिम में, ये दिख ना रहा होगा, तो अंतिम में हो जाएगा इसका 1, यानी पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। 8 2 10 और 1 11। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी संयोजकता होती है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। आंसर। बाकी ये जो भी क्वेश्चन है और जितने भी आगे भी ये सभी क्वेश्चन है, ये सभी आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो आपको अगले वीडियो में ये सभी मिल जाएंगे। बाकी यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।